Hello friends and welcome to my channel Tech One. So chapter number 2, history and the evolution of computer. The earliest known device for calculation is abacus with the 10 beads strung into the wires attached to a frame. The abacus used to perform simple calculation. Okay, so सबसे first जो known device था for calculations like for addition, subtraction, multiplication, division वो था abacus. उसके बारे में बताया कि that it has a 10 beads, वहाँ पे strings थे, frame थे और आप calculation करते थे. The abacus used to perform simple calculation. ये use करते थे for simple calculation. In 1642 Blaise Pascal developed the first basic calculator which would do only limited jobs. Okay, now को याद रखना again MCQ में आता है in which year which person has developed the basic calculator. सबको नाम याद रखना है Blaise Pascal. Pascal का को याद रखना है word which other do only limited jobs. In 1690, Lee Bentex developed a machine that could perform addition, subtraction, multiplication, division and calculate square roots. नाउ अगेन थर्ड पर्सन का नेम आपको याद रखना है एज वेल एज आपको ये ईयर याद रखना है 1690 जब डेवलप हुई थी मशीन could perform addition, subtraction, multiplication, division and calculate square root. However, the instructions were hard coded into the machine and could not be changed once written. यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन मशीन में ऐड हो जाते थे वो हार्ड कोडेड थे. हार्ड कोडेड मीन्स यू कैन नॉट रिमूव दैट थिंग. बेसिकली अगर आपने कोई फाइल सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि आपने सपोज यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया है और ये फोल्डर आपने शिफ्ट डिलीट एंटर कर दिया, अब ये फोल्डर परमानेंट डिलीट हो गया. सो नाउ अब इस फोल्डर को वापस लाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा बिकॉज ये परमानेंट डिलीट है, ये आपको आपके टेम्प फाइल में भी अवेलेबल नहीं मिले. सिमिलरली जो ये सिस्टम बनी थी जो 1690 में बनाई गई थी, यहाँ पर एक बार किसी चीज का कोड कर दिया तो वो कोड को वापस चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट. देन चार्ल्स बाबेज इन 1822 डिजाइन एंड बिल्ट अ मॉडल कॉल्ड डिफरेंस इंजन. His invention could perform calculations without human interaction. After that, in 1833, Babbage designed a machine called analytics engine technology. Of the analytic engine provide base to the technology of modern computer. Now Charles Babbage थे, उन्हें 1822 में डिजाइन किया था पहला मॉडल जो एक डिफरेंस इंजन था. ये क्या करता था, यहाँ पे विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन के, ह्यूमन को कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी. आफ्टर दैट इन 1822 के बाद 1833 में उन्होंने डिजाइन की एक मशीन जिसका नाम था एनालिटिक इंजन. अगेन 1 मार्क एमसीक्यू में आ सकता है. टेक्नोलॉजी ऑफ द एनालिटिकल इंजन कुड प्रोवाइड बेस. ये जो एनालिटिक इंजन थी ना, इसकी जो टेक्नोलॉजी थी, ये बेस बनी किस चीज के लिए, मॉडर्न कंप्यूटर. हम जो आज कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उनका जो बेस था, उसका जो बेस था वो डिजाइन किया था चार्ल्स बेबेज ने इन 1833 नोन एज एनालिटिक इंजन. द एनालिटिक इंजन हैड एन अरिथमेटिक यूनिट टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड मैकेनिज्म टू स्टोर रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शन. अब ये एनालिटिक इंजन में क्या डिफरेंस था बाकी सारे मशीन से. फर्स्ट इसमें एक अरिथमेटिक यूनिट है. व्हाट इज अरिथमेटिक यूनिट? अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ CLC टाइप करके, यहाँ पर एक अरिथमेटिक यूनिट आ जाता है. यहाँ पे जैसे कैलकुलेटर ओपन होता है मैं बताता हूँ, यहाँ पर अब कैलकुलेटर के पास सारे इक्वेशन, सारे फॉर्मूला, सारे सम के नॉलेज ऑलरेडी इनबिल्ट है. सो सपोज इफ आई एम टाइपिंग 25 into 6 प्लस 12 डिवाइड बाय 10, आई एम जस्ट टाइपिंग द वर्ड्स. जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टाइपिंग द डिजिट्स, आई एम जस्ट चूज द नंबर्स, और जैसे मैं एंटर हिट करता हूँ वो एक्शन परफॉर्म कर देता है. सो ये है अरिथमेटिक यूनिट. अरिथमेटिक यूनिट्स को आप स्मॉल से बिग कितने भी नंबर्स एक साथ सेंड कर सकते हो, वो आपको उसका आउटपुट देगा. आपका इनपुट प्रॉपर है, प्रोसेस करके आपको आउटपुट मिल जाएगा. यहाँ पे जो एनालिटिक इंजन था उसमें एक अरिथमेटिक यूनिट टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड मैकेनिज्म टू स्टोर रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शन. इसका जो मैकेनिज्म था ये हेल्प करता था स्टोर करने में रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शंस को. यहाँ पे रिजल्ट भी स्टोर हो रहा था और इंस्ट्रक्शंस भी स्टोर हो जा रहे थे. बिकॉज ऑफ सच कॉन्ट्रीब्यूशन Babbage is known as the father of the modern day computer. Due to this, all those things, today also Charles Babbage is known as the father of the modern day computer. During late 1940, John Vaughan found a way to encode instruction in the language. Now, I think आप सबको पता होगा कंप्यूटर को सिर्फ 0 and 1 यही समझ आता है. दिस इज बेसिकली नोन एज बाइनरी लैंग्वेज. इसे बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज. कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है, 0 and 1. सो नाउ जो ये जॉन वॉन थे जिन्हें 1940 में क्या किया था, लेट 1940 में जॉन वॉन ने एक तरीका ढूंढ लिया एनकोड करना इंस्ट्रक्शन इन लैंग्वेज. लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन को एनकोड कर. ही वाज द फोर्स बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर. इनका लॉजिक, इनने जो लॉजिक दिया उसके थ्रू फर्स्ट ऐसा कंप्यूटर बना जिसमें आप प्रोग्राम को स्टोर करके रख सकते हो. आपका डेटा कंप्यूटर के पास स्टोर रहेगा हमेशा के लिए. इन 1946 जे पेस्पर and John W. invented giant ENIAC machine. इसका नाम था ENIAC machine at the University of Penicillin. ENIAC electrical numerical integrator and calculator.
ये एक इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर था. वाज द फर्स्ट मशीन टू यूज लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स. ये मशीन क्या यूज करती थी? वैक्यूम ट्यूब्स. नाउ इफ यू डोंट नो व्हाट इज वैक्यूम ट्यूब, मैं आपको यहाँ पे एक इमेज शो कर. सो बेसिकली इस तरह के वैक्यूम ट्यूब यूज हुए हैं मशीन्स में. ये वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर्स थे. यहाँ पे बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब को यूज करते थे. जो फर्स्ट जो ENIAC बना था वो किस थ्रू बना था? वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू बना था. नाउ द मशीन रिक्वायर्ड अ बिग स्पेस एंड लॉट ऑफ एनर्जी टू कीप इट कूल. ये जो मशीन थी ये बहुत बड़ी मशीन थी, ह्यूज मशीन थी. सो एक बहुत बड़ा स्पेस चाहिए था इस मशीन को स्टोर करने के लिए एंड उस एरिया को कूल करने के लिए, कीप इट कूल. बिकॉज इतनी बड़ी मशीन थी, जितना इलेक्ट्रिक सपोर्ट चाहिए था उतना ज्यादा हीट भी पास ऑन होता था. तो इस मशीन को कूल रखना, वरना मशीन में आग लग सकती है, बंद हो जाएगी मशीन, अंदर से बर्नआउट हो जाएगी. आपने देखा होगा हमारे जो सीपीयू उसमें फैन होते हैं. अगर आपने कभी सीपीयू प्रॉपर देखा है तो जैसे सीपीयू का बटन प्रेस करते हैं उसमें एक फैन स्टार्ट हो जाता है. सिस्टम स्टार्ट होते ही फैन स्टार्ट होता है. क्यों स्टार्ट होता है? बिकॉज अगर वो स्टार्ट नहीं हुआ तो मशीन क्या होगी? बर्नआउट हो जाएगी. बर्नआउट मतलब आपके अंदर जो सीपीयू का चिप है, आपके जो मेन सीपीयू की चिप्स होते हैं वही अंदर से जल जाएगी. बिकॉज कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो एक इलेक्ट्रिक सपोर्ट पे चल रहा है. सो उसमें से बहुत सारा वो बहुत बर्न करता है, अंदर से बहुत हीट अप करता है. फर्दर इट हैज punched card input and output. The instruction had to be feed into the machine by the way of switches because there was no internal memory within the machine. Right now जो भी data change हो रहे थे वो होते थे by using switch. Switch are like a wire. Connected switches होते हैं. They are basically a wire. चलो suppose मैं आपको एग्जांपल दूं. यहाँ पे ये रहा. यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत सारे वायर्स डिफरेंटली कनेक्टेड है. ये डिफरेंट डिफरेंट जो वायर्स कनेक्टेड है इनके थ्रू एनर्जी पास ऑन होती थी. यहाँ पर कोई इंटरनल डिवाइस नहीं था, कोई इंटरनल मेमोरी नहीं, कोई रैम नहीं था, कोई रोम नहीं था, कोई चिप्स नहीं थे. यहाँ पर जो भी वर्क होने रहा था किसके थ्रू हो रहा था? इन वायर्स, स्विचेस के थ्रू हो रहा था. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन हार्डवेयर. कंप्यूटर में भी डिफाइन इनटू नंबर ऑफ जनरेशन. कंप्यूटर्स के पास नंबर ऑफ जनरेशन है. द क्लासिफिकेशन में बी बेस्ड ऑन द हार्डवेयर technology used in a building of a computer or a based on its application software use. First, we will discuss about classification of computer considering various hardware technology. हम सबसे पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को चेक करेंगे ऑन दी क्लासिफिकेशन ऑफ देयर हार्डवेयर. कौन से हार्डवेयर किस किस टाइम पे यूज हुए, कैसे उन्हें यूज किया गया, किस तरह से चेंजेस आए. सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट जनरेशन. अगेन 1 मार्क MCQ में आता है. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन विच ईयर? तो आपको याद रखना 1945 टू 55. द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद ENIAC. ENIAC हमने यहाँ पे इसका फुल फॉर्म अभी देखा था, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. इट वाज देन फॉलोड बाय द IBM. IBM एक कंपनी का नेम है जिसने फॉलो किया था. UNIVAC बनाया, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, built by Michael and दिस मशीन कुड परफॉर्म बिजनेस एंड डेटा प्रोसेसिंग. ये जो फर्स्ट मशीन थी ये डेटा प्रोसेसिंग एंड बिजनेस के लिए बहुत वर्क करती थी. द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स. वैक्यूम ट्यूब्स की इमेज मैंने आपको अभी बताई थी. जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, व्हाट दे आर यूजिंग वैक्यूम ट्यूब. वो वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे. बिकॉज ऑफ वैक्यूम ट्यूब द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज वेरी लार्ज. बिकॉज ऑफ व्हाट? वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर वेरी लार्ज. अगेन वन मोर क्वेश्चन, व्हाई फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर वेरी लार्ज? उसका एक आंसर है वैक्यूम ट्यूब. रिक्वायर्ड लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्लो इन इनपुट एंड आउटपुट. स्लो थे. स्लो का मीनिंग है आपने इनपुट दिया वो प्रोसेस करेगा, आउटपुट होगा. नॉट लाइक दिस कि मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे गया, आई एम टाइपिंग 15000 इंटू 10 डिवाइड बाय 15 माइनस 25000. नॉट लाइक दिस मच फास्ट. ये हमारा राइट नाउ जनरेशन कंप्यूटर है जो थर्ड और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो बहुत फास्ट है. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर नॉट दैट मच फास्ट. सो दे आर स्लो, लाइक इनपुट एंड आउटपुट आर ऑल्सो स्लो and suffered with heat and maintenance problem. बहुत heat because they are a big system. They are first generation computer big system. They need more and more energy, slow in input output, as well as they release lot of heat. So there are n number of maintenance problem. Further, the vacuum tube needed to be replaced often as the had short lifespan. Now ये जो vacuum tube थी इनकी जो स्पैम थी बहुत शॉर्ट थी. देखो ये रहे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो ENIAC मशीन है वो ये रहे. इतनी बड़ी सारी मशीन थी. यहाँ पे कोई डेटा स्टोर की जगह नहीं थी. जो भी स्विच, ये केबल्स, दे केबल आर नोन एज स्विच, इनके थ्रू डेटा पास होता था. यहाँ पर ये वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, पर ये इनकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी थी. वैक्यूम ट्यूब्स को बार बार चेंज करना पड़ता था. नाउ वी हैव सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1955 टू 65. टू ओवरकम डिफिकल्टी फेस इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ड्यू टू यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, transistors. Again एक नया वर्ड है transistors. Now what is transistor? Let's check over here. Now again these are the transistors computer, something like this. These are the transistor computer. Now the size of the computer will be small, not the size of computer which we have right now, but smaller than first generation computer. So they are using what? They are using transistor. These are the transistors. To overcome difficulty faced in the first generation computer due to the use of vacuum tubes, transistors were used in the second generation. Second generation में computers में क्या use हुआ? Transistors. ट्रांजिस्टर इज अ स्मॉल कंपोनेंट मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स. ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स थे
जो किनके बने हुए थे, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स विद ट्रांजिस्टर्स, द प्रॉब्लम ऑफ हीट वाज मिनिमाइज्ड एंड कंप्यूटर साइज वाज रिड्यूस्ड। यूजिंग व्हाट, यूजिंग ट्रांजिस्टर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला क्या कि हीट वाज मिनिमाइज्ड। हीट जो पहले बहुत ज्यादा हीटअप होता था सिस्टम, वो थोड़ा कम होने लगा हीटअप, एंड कंप्यूटर की साइज भी छोटी हो गई एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, वो साइज में स्मॉल हो गए। कंप्यूटर नाउ कुड परफॉर्म ऑपरेशंस कंपैरेटिवली फास्ट। यहाँ पे जो कंप्यूटर थे वो कंपेरेटिवली फास्ट परफॉर्मेंस दे रहे थे। द स्टोरेज कैपेसिटी वाज आल्सो इम्प्रूव्ड। यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी जो थी वो भी कैसी हो गई, इम्प्रूव्ड हो गई, आल्सो इम्प्रूव्ड। Instead of working with machine language, now the machine could work with a higher level language such as ALGO for 10, an example of second generation computer. Now ALGOL is again a language, a high level language. Now basically बता दूं, तीन तरह की लैंग्वेज होती है। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, लो, देन मिडल, एंड देन होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये किसको समझ आएगी, ये ह्यूमन अंडरस्टेबल लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज ह्यूमन को समझ आएगी, वो है ह्यूमन अंडरस्टेबल लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं हाई लेवल। मिडल लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, जो समझते हैं हमारे कंप्यूटर के इंटरप्रेटर, हमारे कंपाइलर्स। ये मिडल लेवल लैंग्वेज क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी। और ये लो लेवल लैंग्वेज कौन समझता है, ये कम समझता है कंप्यूटर, 0 और 1 कंप्यूटर के अंदर जो चिप्स है वो समझते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखो ट्रांजिस्टर्स की इमेजेस दी हुई है। नाउ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए। इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर, these circuits are fixed on silicon chips। ये सर्किट सिलिकॉन चिप है। चलो लेट्स सी व्हाट आर इंटीग्रेटेड सर्किट फर्स्ट। दीज आर द इंटीग्रेटेड सर्किट। ये जो हमारे पास आज भी हमारे सिस्टम पे जो सर्किट्स जॉइंट होते हैं वो ये सर्किट है, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं इन्हें। डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स आर देयर। ये डायरेक्टली हमारे सीपीयू के पैनल पे कनेक्ट हो जाते हैं एंड इस तरह से वर्क करते हैं। ये है यहाँ पर एक एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। दीज सर्किट्स आर फिक्स्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स। अ सिलिकॉन चिप कंज्यूम लेस देन 1/8 of an inch square on which many electrical components like diodes, transistors, capacitor, etc. can be fixed। यहाँ पर क्या हो गया, साइज स्मॉल हो गई सिलिकॉन चिप्स की, सो आप बहुत सारी चीजों को साथ में कनेक्ट कर सकते हो। देन एज द वायर इंटरकनेक्शन अबाउट द सर्किट कंपोनेंट एंड आर मिनिमाइज, दीज कंप्यूटर वर स्मॉलर, फास्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल टर्म्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। ये वो कंप्यूटर है थर्ड जनरेशन हम अभी यूज कर रहे हैं। बेसिकली जो आपको स्कूल में सिस्टम्स मिलेंगे वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के होंगे, जहां पर आपको इंटीग्रेटेड सर्किट्स मिल जाएगा, सिलिकॉन चिप्स मिल जाएगा। यहाँ पर आपके पास फ्लेक्सिबल होगा टर्म, यहाँ पे इनपुट आउटपुट इजीली अवेलेबल है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर सेटिस्फाई नीड ऑफ अ स्मॉल बिजनेस। ये किसकी नीड सेटिस्फाई करेगा, स्मॉल बिजनेस की। दीज कंप्यूटर सून बिकम पॉपुलर एज अ मिनी कंप्यूटर। ये सून पॉपुलर हो जाएंगे एज अ मिनी कंप्यूटर। हम जो आज यूज कर रहे हैं दे आर मिनी कंप्यूटर। IBM 360, PDP-8 एंड PDP-11 में यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। इंटीग्रेटेड सर्किट आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये सर्किट डायरेक्टली कनेक्ट होता है आपके सीपीयू पे जो मदरबोर्ड है उससे। सीपीयू पे जो हमारे मदरबोर्ड होता है ये वहां पे डायरेक्टली कनेक्ट करता है और ये फास्ट है और रिलायबल है। नाउ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज लार्ज स्केल आईसी एंड VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये लार्ज स्केल पे इंटीग्रेट करता है। ICR इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड VLIC इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बिकॉज ऑफ these कंप्यूटर वर फास्टर, स्मॉलर एंड रिलायबल। नाउ हम बात कर सकते हैं लैपटॉप्स की। यहाँ पर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज हुए हैं और VLIC वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज हुए हैं। सो ये कंप्यूटर्स कैसे हैं, फास्टर है, स्मॉलर, रिलायबल है। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर सून इवोल्व्ड एज इंटरएक्टिव जनरल पर्पस मशीन। ये जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स थे ये बहुत जल्दी इवोल्व करेंगे खुद को किसमें, इंटरएक्टिव जनरल पर्पस मशीन में, दैट अलाउ रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये क्या देंगे, ये देंगे रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स के लिए काम आता है, जो आप एप्लीकेशन बनाते हो। दी जनरेशन कंप्यूटर बिकम मोर यूजर फ्रेंडली, इजी टू यूज एंड बी यूज वाइडली फॉर पर्सनल एप्लीकेशन। राइट नाउ आपको जूम की मीटिंग लेनी तो आपको लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए या मोबाइल फोन चाहिए। सो अगेन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में ये सब चीजें सारी चीजों को मर्ज कर दिया। लैपटॉप हो गए, आईपैड, मैकबुक्स, ये सारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। क्यों, ये स्मॉलर है, इजी टू मूव है, ये यूजर फ्रेंडली है, रिलायबल है, आप इस पे अपने पर्सनल वर्क कर सकते हो। Hence such machine were called personal computer, हम जिसे पीसी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। एग्जांपल आर IBM PC, Apple II। The fourth generation computer also includes supercomputers such as CRAY series computers. Such supercomputers are the best in term of processing capacity and cost. Now what is supercomputer, ये CRAY क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज CRAY स्टैंड फॉर। ये है सुपर कंप्यूटर्स। CRAY कंप्यूटर जिन्हें बोलते हैं ये है सुपर कंप्यूटर। ये डिजाइंड ही हुए हैं डिफरेंट पैटर्न्स के लिए। ये सारी मशीन्स हैं, इन्हें सर्वर भी बोल सकते हैं। नाउ इफ आई टॉकिंग अबाउट फेसबुक, गूगल, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इनके पास इस तरह के सर्वर्स होते हैं। दे आर वर्क ऑन अ सर्वर बेस्ड सिस्टम्स। इनके पास हर एक पर्सन, हर एक
हर एक पर्टिकुलर पर्सन की डिटेल होती है। तो इस तरह के जो ये सुपर कंप्यूटर्स है, ये CRAY टाइप कंप्यूटर है, यहाँ पे जितने भी ये सब हार्ड डिस्क है, इनमें डेटा स्टोर होता है, इस तरह के डेटा रूम्स होते हैं। तो ये CRAY सीरीज के जो कंप्यूटर्स थे, ये बेसिकली इनके लिए काम आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बेस्ट टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड कॉस्ट। कैपेसिटी मीन्स कितना डेटा स्टोर करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, स्मॉल अमाउंट डेटा, एंड कॉस्ट, उसका कॉस्टिंग भी अलग हो जाता है। दिस कंप्यूटर कैन प्रोसेस बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। राइट नाउ गूगल पे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गूगल, जिसमें गूगल की बात करूं, तो गूगल पे एट अ टाइम मोर देन 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख पीपल्स सर्च कर रहे होते हैं। इतने सारे इंस्ट्रक्शंस एक साथ गूगल के सर्वर पे जाते हैं, वो उन्हें पास ऑन करता है दूसरे दूसरे वेबसाइट्स पे। जो भी वेबसाइट उसके पास उस नाम से है, या जिस वेबसाइट में वो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए या डिटेल है। सो यहाँ पर सिस्टम क्यों इतनी बड़ी सिस्टम चाहिए? बिकॉज एट अ टाइम मोर देन 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख और मोर देन करोड़ पीपल यूज कर रहे हैं एक ही सिस्टम को। They are used for applications which require intensive numerical computation such as stock analysis, weather forecasting and other complex applications. अब ये जो CRAY वाला सिस्टम में किसके लिए काम आते हैं? बेसिकली स्टॉक एनालिसिस करना, स्टॉक मार्केट पे स्टॉक एनालिसिस करना, वेदर फोरकास्टिंग का बेसिकली बता देते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, कौन से एरिया में क्लाइमेट खराब है, कौन से एरिया में क्लाइमेट अच्छा है। ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए ऐसे सिस्टम बनाए जाते हैं जो पूरा डेटा चेक करके क्लाउड की पोजीशन, मून, स्टार, सन की पोजीशन को चेक करके एक वैल्यू आंसर देते हैं। They are basically a complex application. It's a complex application. The spread of computer networks are also observed during this time of period. Spread of computer networks. हमारे जो कंप्यूटर नेटवर्क की स्पीड है वो बहुत फास्ट हो गई है, सो हम उसे भी चेक करते हुए ये वर्क कर सकते हैं। नाउ वी हैव अ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर फर्दर मेड स्मार्टर इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड, यूजर फ्रेंडलीनेस, कनेक्टिविटी टू अ नेटवर्क। नाउ अगर आप बेसिक चेक करो, ये फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर्स है, बेसिकली दे आर लाइक सीरी, दे आर लाइक गूगल, दे आर लाइक एलेक्सा। ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। ये उस टाइप का सिस्टम क्रिएट किया हुआ है जो आपकी बातें सुनेगा और उसके सामने आपको आंसर करेगा। वो ऑनलाइन जाके सर्च करेगा आपने जो भी क्वेरी बोली है, लेकिन आप बोलोगे हे एलेक्सा और फाइंड करने बोलोगे कुछ, वो ऑटोमेटिकली उस क्वेरी को सर्च करेगी। सो यहाँ पे जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, ये स्मार्टर इन टर्म ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड, यूजर फ्रेंडलीनेस एंड कनेक्टिविटी टू नेटवर्क। इन्हें तीन चीजें, ये स्पीड में वर्क करते हैं। इनका काम कैसा होता है? स्पीड में होता है, स्पीडी है। यूजर फ्रेंडली मीन्स जैसे मैं बोलूंगा हे गूगल, तो मेरे मोबाइल में जो गूगल है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा इफ आई हैव कनेक्टेड टू इंटरनेट। कनेक्टिविटी स्पीड इंपॉर्टेंट है। दीज कंप्यूटर आर पोर्टेबल एंड सोफिस्टिकेटेड पावरफुल डेस्कटॉप नोटबुक। ये जो कंप्यूटर है ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल मीन्स यू कैन कैरी देम एनीवेयर। देन सोफिस्टिकेटेड है। सोफिस्टिकेटेड मीन्स एक प्रॉपर वे में वर्क होगा। पावरफुल डेस्कटॉप नोटबुक्स, वेराइटी ऑफ स्टोरेज मैकेनिज्म सच एज ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क इज लाइक CD डिस्क। एडवांस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सच एज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इनका जो OS है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लाइक अगर मैं बात करूं, हमारे पास कितने टाइप के OS है? हमारे विंडो में जो OS चलता है उसे हम बोलते हैं विंडोज OS। हमारे पास अगर कोई मैकबुक यूज करे तो वो मैक OS यूज करेगा। इफ यू आर यूजिंग एंड्रॉइड फोन तो आपका जो है वो OS एंड्रॉइड OS है। OS का नाम आपका एंड्रॉइड है। इफ यू आर यूजिंग एप्पल, अगर आप एप्पल यूज करें तो वो iOS हो जाएगा। अगर आप विंडोज फोन यूज करो लाइक नोकिया, तो उसमें भी अगेन विंडोज का OS आएगा। इफ यू आर यूजिंग सम अदर डिवाइस जहां पे कोई और OS यूज हो रहता है, उबंटू, जैसे बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। So our key features of fifth generation computer: IBM notebook, Pentium PC, Param 10,000 are example of the fifth generation computer। यहाँ पे fifth generation computer के अलग-अलग examples दिए हुए हैं। Generation of computer based on software। Now today we are studying what are the basic generation of computer based on software। हमने से पहले पढ़ा था हार्डवेयर में कौन से होते हैं। हार्डवेयर में 5 जनरेशन थे, उनके अलग अलग मेथड्स थे। फर्स्ट जनरेशन में कुछ अलग डिवाइस हुए, सेकंड जनरेशन में अलग हार्डवेयर यूज हुए, थर्ड जनरेशन आते आते हार्डवेयर में काफी चेंज आया। जो फर्स्ट जनरेशन के बड़े कंप्यूटर्स थे वो छोटे कंप्यूटर्स में सेटअप हो गए, वो छोटे छोटे पार्ट्स में वर्क होने लगे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कंप्यूटर जनरेशन बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर। जस्ट लाइक 5 हार्डवेयर जनरेशन, देयर आर सॉफ्टवेयर जनरेशन 2। जैसे हमारे पास 5 हार्डवेयर जनरेशन थी, देखो ये 5 हार्डवेयर जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ में VLSI आया और फिफ्थ के अंदर हमारे पास सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर आ गए। वैसे ही कुछ पढ़ने वाले हम इनके सॉफ्टवेयर के बारे में। द वेरी फर्स्ट जनरेशन इज मशीन लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे सबसे पहली जो जनरेशन थी वो जनरेशन थी मशीन लेवल लैंग्वेज। नाउ व्हाट इज मशीन लेवल लैंग्वेज? फर्स्ट जनरेशन में मशीन लेवल, मशीन को क्या समझ आता है? तो कंप्यूटर को सिर्फ 2 चीज समझ आती है, 0 एंड 1। 0 मीन्स फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू। कंप्यूटर को सिर्फ यही सिंबल्स आते हैं। ये 2 स्टेट लैंग्वेज है। कंप्यूटर को क्या आता है? सिंबल 0 और 1। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए विच लैंग्वेज इज अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, तो आपको याद रखना है, आपको लिखना है बाइनरी लैंग्वेज, 0 और 1।
कंप्यूटर बीइंग मेनली एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंडरस्टैंड करता है इस लैंग्वेज को। टू अवॉइड डिफिकल्टीज वर्किंग विद द मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस। अब बेसिकली सबको 0 और 1 के बारे में पता चलना थोड़ा मुश्किल है, हर पर्सन समझ पाए व्हाट इज 0 व्हाट इज 1, ये पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आ रही थी, सिस्टम के साथ कुछ डिफिकल्टीज आ रही थी वर्किंग विद द मशीन लेवल लैंग्वेज, किसके साथ काम करने में, मशीन लेवल लैंग्वेज में वर्क करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक। अगेन व्हाट इज मशीन लेवल लैंग्वेज मींस अगेन बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1। तो जब यहाँ डिफिकल्टी हुई तब लाया गए असेंबली लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस। अब एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की जो थी असेंबली। असेंबली लैंग्वेज यूजेस मेमोनिक कोड्स और सिंबल्स, यहाँ पे मेमोनिक कोड्स और सिंबल्स यूज होते थे, यहाँ पर कुछ कोड और कुछ सिंबल्स को यूज करके वर्क करते थे, किसमें, असेंबली लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज हार्ड थी, बाइनरी लैंग्वेज हार्ड थी, जो मशीन लेवल लैंग्वेज थी उसको सॉल्व करने के लिए लेके आए many code or symbolic language known as assembly language. This assembly language is considered as a second generation computer language. इसे कहा गया है second generation computer language. Whether it is a machine language or assembly language, it was still tedious provide data and instructions. कंप्यूटर कभी भी वर्क करता है, वो किस तरह से वर्क करता है, आप उसको जो इंस्ट्रक्शन दोगे वो उस इंस्ट्रक्शन पे वर्क करेगा। कंप्यूटर को आप जो इंस्ट्रक्शन दोगे कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन पे हमेशा आपके लिए वर्क करेगा। अब वो टीडियस टास्क था, अगेन क्यों टीडियस था, मुझे कंप्यूटर को बोलना पड़ा स्टेप 1 डू दिस, स्टेप 2 डू दिस, स्टेप 3 डू दिस, स्टेप 4 डू दिस, 5 6 7 8 एंड सो ऑन। मैं सारे स्टेप कंप्यूटर कैसे बताते जाऊंगा बताते जाऊंगा और वो सबसे काम करता जाएगा। वी आर मोर कंफर्टेबल विद इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। बेसिकली कहा जाए तो एज अ स्टूडेंट आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो आप ज्यादा कंफर्टेबल किसके साथ होगे, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। अगर मैं आपको बोलूँ कोड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है बहुत ज्यादा इजी हो जाए आपके लिए, ऐसे मैं बोलूंगा नहीं आपको कोड तो सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखना है, तो आपको थोड़ा टीडियस टास्क लगेगा वो। It would be much more comfortable if the data and instruction can be provided to computer in English like higher level language. अगर कंप्यूटर को डेटा इंग्लिश में मिले, चलो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ओपन कर रहा हूँ, मैं आपके सामने पाइथन का एक शेल ओपन करता हूँ। नाउ इफ आई एम टाइपिंग print प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड डबल कोट्स हेलो क्लास, तो ये एकदम सिंपल इंग्लिश थी। आपको पता है व्हाट इज प्रिंट, आपको पता है डबल कोट्स क्या होते हैं, आपको पता है हेलो क्लास लिखा है मैंने, जैसे मैं एंटर करूंगा ये प्रिंट हो जाएगा हेलो क्लास। तो ये इजी है, आपको समझ आएगा क्यों, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आपको समझ आएगा हाँ सर ने ये क्यों लिखा, ये इंग्लिश में है, प्रिंट का मतलब होता है कुछ प्रिंट आउट करना, इस तरह से। ओके नाउ इंग्लिश इज लाइक हायर लैंग्वेज और सबसेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड अ कंप्यूटर कैन बी ट्रेन्ड और टू ट्रांसलेट इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म, टेकिंग द आइडिया एज एन इंस्पिरेशन द थर्ड जनरेशन लैंग्वेज ऑफ अ सबसेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देखो क्या हुआ, आप जो लिखोगे वो तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखोगे, बट मशीन क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा। हमारे जो कंपाइलर है, डीबगर है, वो क्या करेंगे, वो उसे कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, 0 और 1 में। लाइक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बताता हूँ, आप जब भी कंप्यूटर पे टाइप करते हो कुछ भी, अगर आप कैपिटल ए लिखते हो, कैपिटल ए की आज की वैल्यू है 65, कैपिटल बी की वैल्यू है 66, क्या हो रहा है, आपने तो ए प्रेस किया, कंप्यूटर के पास क्या जा रहा है, ए जा रहा है, बट प्रिंट क्या होगा, प्रिंट कंप्यूटर को कैसे छोड़ेगा, ए प्रिंट करना है, उसके पास 65 जा रहा है, ये इसे कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, कन्वर्ट करेगा 0 और 1 में। हर एक चीज को किस में कन्वर्ट करता है, बाइनरी वैल्यू में। कंप्यूटर को खाली बाइनरी वैल्यू समझ आती है। यहाँ पे आपने ए टाइप किया, कंप्यूटर के पास 65 नंबर जाएगा और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। नाउ चलो एक और एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ हाउ टू कन्वर्ट एनीथिंग इनटू बाइनरी। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसा 65, बाइनरी में कितने नंबर है, 0 and 1, ठीक है, दो नंबर है बाइनरी में। तो चलो इसको वर्क करते हैं, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 65, दो नंबर है मतलब मुझे डिवाइड बाय करना है 2, सो 2 3 जा 6, यहाँ पे आएगा 2 जा 4 1, 2 1 जा 1 आ गया 6, वापस आएगा 0, अगेन 2 8 जा 0, 2 4 जा 0, 2 2 जा 0, 2 2 यहाँ पे है, सो अगेन यहाँ पे आएगा 2 1, यहाँ आएगा 0 और 1। तो मेरे पास क्या नंबर आ रहा है, इसको इस तरह से उल्टा लिखेंगे, मेरे पास नंबर आता है 1 0 0 0 3 0 4 5 0 और 1, ये मेरी आज की वैल्यू है। चेक कर लेते हैं जरा, इसको भी चेक करते हैं एक बार। तो बेसिकली कंप्यूटर के पास क्या पहुंचेगा, कंप्यूटर के पास पहुंचेगा 5 टाइम 0 1, कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी समझ आएगी, जो हमने नीचे फाउंड किया था कि हाउ टू फाइंड, इस तरह से फाइंड होता है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा क्या, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में। द थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आर आल्सो नोन एज हायर लेवल लैंग्वेज टू मेक मशीन ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट द कंटेंट रिटन इन हायर लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन में क्या आया, थर्ड जनरेशन में ऐसे एल्गोरिदम बने, इस तरह के सॉफ्टवेयर आ गए
जो डायरेक्टली ट्रांसलेट कर देंगे, ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देंगे क्या, जो कंटेंट आपने लिखा हायर लेवल लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज में। स्पेशल यूटिलिटी कॉल्ड ट्रांसलेटर्स, क्या आ गए यहाँ पे, आ गए ट्रांसलेटर्स। ना हमें पता है अगर हमें कोई लैंग्वेज नहीं आती है, पर अगर हमारे पास ट्रांसलेटर, तो हम उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं हमारी अंडरस्टेबल लैंग्वेज में। सिमिलरली कंप्यूटर भी यही करता है। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर को इंग्लिश नहीं समझ आएगी, बट कंप्यूटर उस इंग्लिश को कन्वर्ट कर देगा खुद की अंडरस्टेबल लैंग्वेज में, विच इज नोन एज बाइनरी लैंग्वेज, 0 और 1। तो उसमें कौन बीच में हेल्प कर रहा है, ट्रांसलेटर्स सच एज अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इनके भी ट्रांसलेटर्स के नाम होते हैं, यहाँ ट्रांसलेटर का नाम है, एक है कंपाइलर, एक है इंटरप्रेटर। द ट्रांसलेटर रिटन इन अ मशीन अंडरस्टेबल फॉर्म कन्वर्ट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन provided into the English like higher level language into machine understandable, for example such as a language like C, COBOL and Java programming language। यहाँ पे यही लिखा है कि C लैंग्वेज, COBOL लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज में जो लिखते हैं वो ह्यूमन कैसे लिखते हैं, वो अगर आप बना रहे हो कोड तो आप अपने अंडरस्टेबल लैंग्वेज में लिखोगे, जो ह्यूमन अंडरस्टेबल लैंग्वेज है। बट ये जो कंपाइलर है और ये जो इंटरप्रेटर है, ये क्या करेंगे, ये ट्रांसलेट कर देंगे उसे मशीन अंडरस्टेबल लैंग्वेज में। इन शॉर्ट मशीन अंडरस्टेबल लैंग्वेज के अंदर उसको कन्वर्ट कर देंगे ये। After exploration of third generation program language, more sophisticated programming environment called the fourth generation language are introduced. Fourth generation programming language reduce programming efforts by just specifying what to do instead of how to do. SQL, structured query language। देखो फोर्थ जनरेशन में क्या किया, फोर्थ जनरेशन में प्रोग्रामिंग का पार्ट चेंज कर दिया। मतलब क्या कर दिया, जो हमेशा टीडीएस वर्क था जिसमें बहुत बार कमांड करने होते थे, उसको एक स्ट्रक्चर क्वेरी में ले आए। मतलब कमांड एक ही बार टाइप करना है और वो 100 ऑफ टाइम चल जाएगा। कमांड लिखना कितनी बार होगा, एक बार, पर वो वर्क कितनी बार करेगा, जितनी बार आप चाहो। लाइक एक बैंक एप्लीकेशन है, एक बैंक एप्लीकेशन के पास एक डेटाबेस है। अब यूजर जितनी बार चाहे उतनी बार पेमेंट ऐड कर सकता है, उतनी बार पेमेंट विड्रॉ कर सकता है, उतनी बार वो पेमेंट अपडेट कर सकता है, उतनी बार यूजर चाहेगा उतनी बार वो होगा। कैसे होगा, उसके लिए यूज हुआ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज नोन एज एसक्यूएल। इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ एग्जांपल हो गया फोर्थ जनरेशन का। While fourth generation programming language are designed to quickly develop application by specifying only what to do, fifth generation language are designed to make the computer solve a given problem without the programmer. Some example of application required such as support, fault finding, voice recognition, and intrusion detection. Such tasks are carried out in a transparent fashion from user in order to avoid complexity and to facilitate user friendly interaction with the system. Now क्या हुआ, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में ऐसी सिस्टम्स आ गए, ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए जिसमें ह्यूमन बीइंग की जरूरत ही नहीं है। वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस कमांड। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पर एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स टू मीट देयर गोल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टेक्निक्स कैन हैंडल इंप्रेशंस एंड सपोर्ट ह्यूमन लाइक सेल्फ लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे क्या हो रहा था, जो मशीन्स है उन्हें ऐसा से क्रिएट किया जा रहा है कि वो ह्यूमन से सेल्फ लर्निंग में आ जाए, वो सेल्फ लर्निंग करे। अब उन्हें ह्यूमंस कमांड नहीं देंगे, मशीन्स खुद सीखेगी, खुद क्रैप करेगी चीजों को, खुद सीखेगी, एंड वो क्या करेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम बनाएगी। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प putting the AI based application a step ahead with added intelligence and comparison with the application। यहाँ पर एक इंटेलिजेंस आ गई, आप उन्हें कुछ भी बोलो वो उसे खुद इंटेलिजेंस से सर्च करके सेल्फ लर्न करके आपको उसका आंसर दे देगी। डेवलप्ड इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टूल, यहाँ पे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप टूल की तरह कन्वर्ट करके यूज कर सकते हो। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एआई अलग अलग वे से क्रिएट होता है, लाइक पाइथन हो गया। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। एज वी हैव सीन, सॉफ्टवेयर प्ले अ वाइटल रोल इन कंप्यूटर सिस्टम बाय क्रिएटिंग अ ब्रिज बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखो याद रखना, जो सॉफ्टवेयर है वो प्ले करता है एक बहुत ही क्रूशियल, वाइटल मींस इंपॉर्टेंट रोल और क्रूशियल रोल, किसके लिए, क्रिएटिंग अ ब्रिज। ये ब्रिज बनाता है किसके बीच में, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में, हार्डवेयर और कंप्यूटर, सॉरी, हार्डवेयर और कंप्यूटर के बीच में एक ब्रिज बना देता है कि आपका हार्डवेयर और कंप्यूटर कनेक्ट कब होगा, जब आपका सॉफ्टवेयर होगा। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, ओएस ही नहीं है, तो आपके जो हार्डवेयर है ये क्या है, ये सिर्फ एक पीस ऑफ थिंग्स है, ये यूज ही नहीं होगा बिना सॉफ्टवेयर के। तो सॉफ्टवेयर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना सॉफ्टवेयर, बिना कंप्यूटर के ओएस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7 है, विंडोज विस्टा है, लिनक्स ऑपरेटिंग बेस्ड सिस्टम है, आईओएस सिस्टम है, काफी सारे सिस्टम है, पर ओएस नीड है, सॉफ्टवेयर की नीड सबसे ज्यादा है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी कंसीडर एज अ सोल ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे बोला गया कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो सोल है। सोल मींस बेसिकली हार्ट है, किसके, आपके कंप्यूटर के। विदाउट विच कंप्यूटर कैन नॉट वर्क, इसके बिना कंप्यूटर कभी भी वर्क नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ गिवन टास्क। यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया, ऐसे डिजाइन किया कि वो एक इंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और वो आपको ऑर्डर करते हैं परफॉर्म अ गिवन टास्क। कोई भी टास्क आप दोगे तो वो किसके थ्रू जाने कंप्लीट होगा, आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्लीट होगा। वी हैव सीन सम कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। We have seen some component of operating software in figure 1.4. These component are data instruction and data instruction document about software, written description of software such as a comment. The set of instruction is also called computer program। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने लास्ट चैप्टर 1 में पढ़ा था, what are data, what are instructions
इस तरह से हम कुछ डॉक्यूमेंट्स करते हैं, हम कुछ तरह के सिंबल्स बनाते हैं, हम कमेंट्स क्रिएट करते हैं और उनके थ्रू क्या होता है, हमारा कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग वर्क होता है। ये इंस्ट्रक्शन है हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग और कोडिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग और कोडिंग प्रोग्राम, आपने कुछ टाइप किया, कुछ कोड किया, इसे कहते हैं प्रोग्रामिंग। लाइक मैंने वहां पे प्रिंट हेलो क्लास लिखा था, ये एक प्रोग्राम का टाइपिंग था। इस तरह से मैं दो नंबर्स का सम करना चाहूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं दो नंबर के समेशंस का, तो मैं यहाँ लिखता हूँ a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 30। मैं यहाँ लिखूंगा एड इज इक्वल टू a प्लस b एड, तो यहाँ आ जाएगा 40। तो यहाँ पर मेरे पास ये चीज आ गई, मेरे प्रिंट वर्क कर रहा है, मेरा कमांड चल रहा है। तो इस तरह से आप प्रोग्रामिंग करते हो, सॉफ्ट कोडिंग करते हो, उन्हें कहते हैं प्रोग्राम। पॉपुलर कंप्यूटर, सो फार वी हैव डिस्कस दैट द कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन बाइनरी डिजिट 0 एंड 1। हमें पता है कंप्यूटर को क्या समझ आता है, सिर्फ बाइनरी नंबर 0 एंड 1। कंप्यूटर को बाइनरी के अलावा कुछ समझ नहीं आता, कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी 0 एंड 1 समझ आता है। Even if the instruction are given in any generation programming language, ultimately they are to be represented into sequence of digit 0 and 1। चाहे आप किसी भी जनरेशन पे वर्क कर रहे हो, चाहे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, वेदर इट्स हार्डवेयर, वेदर इट्स सॉफ्टवेयर, बट कंप्यूटर के पास फाइनल जो आंसर पहुंचेगा वो क्या होगा, 0 एंड 1। वो सिर्फ बाइनरी नंबर्स को ही अडेप्ट करने वाला है। Hence the computer are also known as digital computers. That's why computers को क्या कहा जाता है, डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। एनालॉग कंप्यूटर uses linear combination of voltage, amplitude और current और frequency और phases instead of digits। दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है एनालॉग सिस्टम, एक होता है डिजिटल। डिजिटल सिस्टम बेसिकली जनरली वर्क करता है 0 1 डिजिट्स पे। एनालॉग सिस्टम किस पे वर्क करता है, वोल्टेज पे, एम्पलीट्यूड्स पे, कितना वोल्टेज का पावर सप्लाई जा रहा है, उन सब पे वर्क करता है जब हम एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो। सो दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड analog computer। Some computer use mixtures, some computer use mixture of these technologies and hence are known as hybrid computer। अब different different टाइप के कंप्यूटर होते हैं, हमने पढ़ा वो कंप्यूटर जो 0 और 1 डिजिट पे वर्क करते हैं उन्हें हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। जो कंप्यूटर कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज, एम्पलीट्यूड, करंट, फ्रीक्वेंसी, फेजेस पे वर्क करते हैं उन्हें हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एंड कुछ कंप्यूटर है जिनके अंदर मिक्सचर है, मिक्सचर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग प्लस डिजिटल, एंड दोज कंप्यूटर आर नोन एज हाइब्रिड कंप्यूटर। जहां पर एनालॉग प्लस डिजिटल साथ में वर्क करेगा उन्हें हम बोलेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। नाउ पर्सनल और डेस्कटॉप कंप्यूटर, दीज कंप्यूटर आर मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर सिस्टम, दे आर इजियर टू यूज एंड मोर अफोर्डेबल। हम जब पर्सनल डेस्कटॉप, पर्सनल पीसी, हम पीसी और डेस्कटॉप की बात करें तो वो कैसे हैं, तो वो मोस्ट पॉपुलर है। हाँ ऑफ कोर्स सबके पास पर्सनल कंप्यूटर लाइक पीसी हो सकता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, ये पर्सनल कंप्यूटर है। दे आर इजियर टू यूज एंड मोर अफोर्डेबल। यहाँ पे जो यूजिंग है इसकी बहुत ईजी है, अफोर्डेबल। अफोर्डेबल मीन्स आपके बजट, आपके प्राइस के अंदर आ सकते हैं। आपका जो बजट होगा एक मिनिमम बजट, उसमें वो आ जाएगा। they are normally used by individual for their routine business activity। ये जो कंप्यूटर सिस्टम है ये रूटीन एक्टिविटीज के लिए इंडिविजुअल लोगों को यूज होता है। लाइक एज ए स्टूडेंट आपकी एक्टिविटी क्या है, आपको लेक्चर अटेंड करना है तो आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन से, तो आप उनके थ्रू लेक्चर अटेंड कर रहे हो। कुछ लोग कंप्यूटर से कर रहे हैं, कुछ लोग पीसी, कुछ लोग लैपटॉप से कर रहे हैं। तो अलग अलग वेरियस वे से लोग यूज करते हैं इन चीजों को, और ये इंडिविजुअल रूटीन के लिए बेस्ट है। किसके लिए इंडिविजुअल रूटीन, या फिर कोई बड़े लोग जो बिजनेस कर रहे हैं तो उनको अपने बिजनेस का कोई छोटा मोटा अकाउंट क्रिएट करना है, उन्हें छोटे मोटे लॉगिन्स करने हैं, उन्हें कुछ ऑनलाइन सेल करना है, तो यस उनके लिए पर्सनल कंप्यूटर परफेक्ट। नाउ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज यूज्ड रेगुलर कंप्यूटिंग ऑपरेशन फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्लेस सच एज एन ऑफिस। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स बेसिकली रेगुलर कंप्यूटिंग ऑपरेशन के लिए यूज होते हैं, कहाँ पर, ऑफिस में। अगर आपने देखेंगे बड़े बड़े ऑफिस में कंप्यूटर्स की नीड बहुत ज्यादा होती है, हर एक चीज को रेडी करना, बिल्स बनाना, बिल्स ट्रांसपोर्ट करना, किसी को ईमेल करना, उन सब चीजों के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है, कहां पर, ऑफिस में। मॉडेम डेस्कटॉप आर अकम्पेन्ड विद मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस अलोंग विद द सिस्टम बॉक्स। जो ये मॉडर्न डेस्कटॉप है ये कंपेंड होता है किसके साथ, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस अलोंग विद द सिस्टम बॉक्स। यहाँ पे एक नॉर्मल फोटो दी हुई आपको दीजिएगा, मॉनिटर है, सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है। ये एक नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे डिस्कस हुआ। नाउ लैपटॉप कंप्यूटर। नाउ लैपटॉप कंप्यूटर आर पोर्टेबल एंड लाइट वेट। ये पोर्टेबल है, पोर्टेबल मींस आप इजीली कैरी कर सकते हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी प्रॉब्लम। डेस्कटॉप के साथ ये इशू है कि आप उन्हें कैरी आउट नहीं कर सकते। लैपटॉप पोर्टेबल क्यों है, पोर्टेबल है, यही सब सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यू कैन कैरी। आप कहीं जा रहे हो बाहर, आपको लैपटॉप की बाहर जरूरत पड़ सकती है, आप लैपटॉप कैरी कर लोगे। एंड लाइट वेट है एज कंपेयर टू डेस्कटॉप, एज कंपेयर टू डेस्कटॉप सिस्टम ये लाइट वेट सिस्टम है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नोटबुक कंप्यूटर्स। नाउ लैपटॉप कंप्यूटर्स को ही हम बोलते हैं नोटबुक कंप्यूटर बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर साइज। दे कैन ऑपरेट ऑन बैटरीज एंड हेंस आर वेरी पॉपुलर विद ट्रेवलर्स। यहाँ पे जो लैपटॉप है हमारे वो किस पे ऑपरेट करते हैं, दे ऑपरेट ऑन बैटरीज। आपको पता है आप लैपटॉप को चार्ज करते हो, ऑपरेट करते हैं बैटरीज पे, एंड दैट्स व्हाई दे आर पॉपुलर फॉर हुम, ट्रेवलर। जो ट्रेवलिंग करने वाले उनके लिए बहुत अच्छा है। एक बेनिफिशियल थिंग है कि उनका जो काम है वो यहाँ इजीली हो जाता है। ओके, लैपटॉप कंप्यूटर इज एक्चुअली अ पर्सनल कंप्यूटर फॉर मोबाइल यूज।
ये जो लैपटॉप कंप्यूटर है ये पर्सनल कंप्यूटर है फॉर मोबाइल यूज। व्हाट इज मोबाइल यूज? मोबाइल यूज का मीनिंग हो गया कि आप मोबाइली आप कहीं भी उसको ले जा सकते हो, कहीं भी उसको ओपन करके वर्क कर सकते हो। आपको जब वर्क कंप्लीट हो जाए आप उसको वापस शट डाउन करो, आपकी मर्जी, आप उसको स्लीप मोड पे रख दो तो एन नंबर ऑफ वर्क हो जाता है। मोबाइल यूज का मीनिंग हो रहा है कि जैसे मोबाइल को हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, सिमिलरली लैपटॉप को भी हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। अ लैपटॉप हैज अ मोस्ट ऑफ द सेम कंपोनेंट एज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू डेस्कटॉप कंप्यूटर। जितने ऑपरेशन, जितनी चीजें आप डेस्कटॉप कंप्यूटर पे कर सकते हो, सिमिलरली उतनी चीजों को आप लैपटॉप पे भी कर सकते हो, इंक्लूडिंग अ डिस्प्ले, अ कीबोर्ड, अ मॉनिटर डिवाइस, अ पॉइंटिंग डिवाइस सच एज अ टच पैड। यहाँ पर डिस्प्ले है, कीबोर्ड है, पॉइंटिंग डिवाइस जो हमारा टच पैड है लैपटॉप के ऊपर, ये देखो यहाँ पे बना हुआ है टच पैड। ये टच पैड लैपटॉप के लिए पॉइंटिंग डिवाइस का वर्क करता है। सो एंड अ पॉइंटिंग स्टिक एंड अ स्पीकर इनटू अ सिंगल यूनिट। नाउ अ डे the thin version of laptop called ultrabook is become popular. The ultrabook size and weights are thinner in comparison with the typical laptops. जो ultrabook है इसकी साइज और इसका वेट काफी थिनर है इन कंपेरिजन विद द टिपिकल लैपटॉप। हाँ, एक और बेनिफिट लैपटॉप हो जाता है कि जैसे जैसे नोटबुक आए, अल्ट्रा बुक आए, इनका वेट और साइज और कम हो गया बिकॉज इनको और स्मूथ और फ्लैट बना दिया। तो जितना स्मूथ किया उनकी वेट और साइज उतनी ही लेस हो गई। अल्ट्रा बुक कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी यूज हाई पावर्ड लो वोल्टेज प्रोसेसर विद अ लॉन्ग बैटरी लाइफ। यहाँ पर जैसे जैसे चेंजेस आए, अपग्रेड हुए, तो बैटरी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए और कैसे बैटरी लाइफ को लॉन्ग टाइम तक एक्सेस करवाने के लिए क्या कर दिया, उसको हाई पावर और लो वोल्टेज के प्रोसेसर्स में कन्वर्ट कर दिया। सो ये था हमारा सेकंड टॉपिक लैपटॉप। नाउ वी हैव थर्ड टॉपिक हैंडल्ड कंप्यूटर्स। यहाँ पर आपके मोबाइल फोन, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये सब चीजें ये सारी चीजें आ जाएंगी। लाइक हैंडल्ड कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए। अगेन 1 मार्क एमसीक्यू होता है, व्हाट इज पीडीए, यार फुल फॉर्म ऑफ पीडीए। सो याद रखना है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। दे आर स्मॉल इन कंपेरिजन विद लैपटॉप एंड कैन कैरिड एनीवेयर। ये अगेन कंपैरिजन करा जाए तो लैपटॉप जितने छोटे, लैपटॉप से भी छोटे होते हैं एंड आप इन्हें कहीं भी कैरी कर सकते हो। यू कैन कैरी देम इन योर पॉकेट ऑल्सो। दे यूज अ पेन स्टाइल एंड एक्सेप्ट हैंड रिटन इनपुट डायरेक्टली फ्रॉम द स्क्रीन। द स्क्रीन इज जनरली टच स्क्रीन। यहाँ पर जो स्क्रीन होती है जनरली टच स्क्रीन होती है। यहाँ पर आपके पेन ऑप्शन होते हैं तो पेन को यूज करके भी आप वर्क कर सकते हो। लाइक हमारे पास जो पैड आईपैड होते हैं या टैबलेट्स होते हैं, टैबलेट्स अगेन हैंड हेल्डेड कंप्यूटर्स का एग्जांपल टैबलेट आ गया। टैबलेट, फैबलेट्स, पीडीए, मोबाइल फोन, ये सारे एग्जांपल हो गए आपके हैंड हेल्डेड कंप्यूटर्स के। They are useful in applications like scheduling appointments, storing contacts, and addressing and playing games. का काम आ रहा है तो दे आर यूजफुल इन एप्लीकेशन लाइक शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट। आपको किसी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है, आपको कोई जूम मीट अटेंड करनी है तो आप डायरेक्टली इससे कर सकते हो। इफ यू नॉट एट होम, इफ यू डोंट हैव लैपटॉप और कंप्यूटर एट प्रेजेंट वेयर यू आर नाउ। स्टोरिंग कॉन्टेक्ट, किसी का कॉन्टेक्ट शो करना है, कॉन्टेक्ट नंबर आप इजीली लेके स्टोर कर सकते हो। एंड प्लेइंग गेम, इफ यू वांट टू प्ले गेम, आप प्ले गेम भी इस पे कर सकते हो। तो ये था हैंड हैंडल्ड कंप्यूटर्स। अब हैंड हैंडल्ड का बेसिकली मीनिंग है वो सिस्टम जो मेरे पाम, मेरे कंप्यूटर, मेरे हाथों के रेंज में ही आ जाए, उन्हें हम कहेंगे हैंड हैंडल्ड कंप्यूटर्स। नाउ टैबलेट कंप्यूटर, ओके। टैबलेट, और टैबलेट कंप्यूटर इज अ पोर्टेबल एंड मोबाइल कंप्यूटिंग टूल। जो टैबलेट है ये पोर्टेबल है और मोबाइल कंप्यूटिंग टूल है। डिपेंड करता है आप टैबलेट पे कौन सा ओएस बिल्ड इंस्टॉल करते हो, वेदर यू आर इंस्टॉलिंग विंडोज, वेदर यू आर इंस्टॉलिंग एंड्रॉइड ओएस, वेदर यू आर इंस्टॉलिंग मैक ओएस। हर टैबलेट की खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करके टैबलेट के अंदर यूज कर सकते हो। इट इज अ मोबाइल कंप्यूटर लाइक अ बिगर मोबाइल फोन विद अ टच स्क्रीन फैसिलिटी। ये एक तरह का मोबाइल कंप्यूटर डिवाइस है जिसकी जो स्क्रीन है वो मोबाइल से थोड़ी बड़ी है एंड उसमें आपके पास ऑप्शन है टच स्क्रीन यूज करने का। इट जनरली यूजेस ऑन स्क्रीन वर्चुअल कीबोर्ड। क्या यूज करता है? ऑन स्क्रीन वर्चुअल कीबोर्ड। नाउ व्हाट इज वर्चुअल कीबोर्ड? सपोज समझो कि अगर आपके सिस्टम का कीबोर्ड खराब है तो आप विंडो प्रेस करो और यहाँ टाइप करो ऑन स्क्रीन। यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आएगा। हमारे पास डेस्कटॉप पे भी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का ऑप्शन अवेलेबल होता है। यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा सब कुछ कैपिटल हो जाएगा, अगर मैं कैप्स लॉक करूंगा सब स्मॉल हो जाएगा, कैप्स लॉक ऑफ शिफ्ट क्लोज। सो ये है ऑन स्क्रीन, इसे हम कहते हैं वर्चुअल कीबोर्ड। ये हमारे पास विंडोज में भी अवेलेबल है। अ पैसिव स्टाइल पेन और अ डिजिटल पेन। यहाँ पर एक तो पैसिव स्टाइल पेन आता है, डिजिटल पेन आता है। डिजिटल पेन जैसे आप डायरेक्टली टच स्क्रीन पे लिख सकते हो, और एक पैसिव स्टाइल पेन आता है। टिपिकली सच टैबलेट कंप्यूटर डू नॉट रिक्वायर कीबोर्ड। यहाँ पे टिपिकली तो इनको रिक्वायर्ड नहीं होती है कीबोर्ड की, बट यस यू कैन एक्सेस विथ योर कीबोर्ड। There are two popular category of the tablet PCs. These categories are a slate tablet PC and a convertible tablet PC. The slate tablet is a type of tablet where keyboard is not attached. However, on demand, the keyboard can be added. A convertible tablet PC is basically a laptop computer with a screen that can swivel and fold onto the keyboard to create the tablet. देखो, दो तरह की टैबलेट्स की बात की। पहला है स्लेट टैबलेट। स्लेट टैबलेट नॉर्मल टैबलेट है जिसके अंदर कीबोर्ड कनेक्ट नहीं कर सकते अनटिल आप चाहो। अगर चाहते हो ऑप्शन है, इफ यू वांट आप एक्सटर्नल कीबोर्ड ऐड कर सकते हो,
बट उसमें उतनी नेसेसरी नहीं है। और जो कन्वर्टेबल टैबलेट है उसमें क्या होगा, उसमें इफ यू वांट, जो मैं लिखा हुआ है कन्वर्टेबल टैबलेट पीसी इज बेसिकली लैपटॉप कंप्यूटर। ये लैपटॉप का कंप्यूटर है, मतलब आप जो आपको एक तरह का कवर मिलेगा जिसपे आप कनेक्ट कर सकते हो कीबोर्ड को, और फिर आप टैबलेट को क्लोज कर सकते हो कीबोर्ड के साथ ही टू क्रिएट अ टैबलेट। यहाँ पे लिखा गया है वियरेबल कंप्यूटर, नॉट इज वेरेबल। आपने स्मार्ट वॉच देखी है, आपने आई वॉच देखी है, अलग अलग कंपनियां खुद की स्मार्ट वॉच क्रिएट करती है, बना रही है। आपने बीच में फिटबैंड देखा था, फिटबैंड इज अ काइंड ऑफ वेरिएबल कंप्यूटर, वो कंप्यूटर जिन्हें हम पहन सकते हैं। यहाँ पे लिखा है वेरिएबल कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज बॉडी बॉर्न कंप्यूटर। बॉडी बॉर्न मतलब जो बॉडी से कनेक्ट हो जाए। लाइक अगर मैं अपने हाथ में राइट नाउ फिटबिट पहनूंगा और मैं जितना वॉक करूंगा, या फिर मैं कोई भी स्मार्ट वॉच पहन रहा हूँ, वो मेरी हार्ट बीट, मेरी कैलकुलेशन को देख रही है। अगर मैं भाग रहा हूँ तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, तो वो उस तरह से मेरी हार्ट बीट को मेजर करेगा। अगर मुझे कोई पैनिक टेंशन होगा तो वो पैनिक लेवल दिखाएगा कि आपका पैनिक लेवल हाई हो रहा है। मेरी पूरी बॉडी को एनालाइज कर रहा है जो मैंने वेरिएबल कंप्यूटर पहना हुआ है। दीज आर टाइनी कंप्यूटर डिवाइस। ये क्या है, टाइनी कंप्यूटर डिवाइस है दैट आर वॉर्न बाय बियरर। जो भी पर्सन है वो पहनता है इनको, हम वॉर्न को पहन लेते हैं। तो वेरिएबल कंप्यूटर आर स्मॉल एंड लाइट वेट। ये जो कंप्यूटर है वेरिएबल कंप्यूटर एक ऐसा है, स्मॉल है, लाइट वेट है, एज दे नीड टू बी कैरिड ऑन ह्यूमन बॉडी। इसको ज्यादा भारी नहीं बनाया जाता, इसको लाइट वेट। अगर आप वॉच पहन रहे हो, वॉच इतनी भारी है कि आपका हाथ उठेगा ही नहीं, तो आप बोलोगे नहीं भाई मुझे ऐसी वॉच नहीं पहननी है, या मुझे तो फिटबिट नहीं पहना। तो वो कैसा बनाते हैं, एकदम लाइट वेट बनाते हैं, एकदम लाइट वेट, बट आपकी पूरी बॉडी का मेजर कर सकता है। तो वेरिएबल कंप्यूटर कम इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट, पेंडेंट, स्पेक्टेकल्स एंड रिंग। चार तरह का फॉर्म है। ब्रेसलेट, ब्रेसलेट मतलब घड़ियां बोलते हैं, वॉच बोल सकते हैं, फिटबिट बोल सकते हैं, बैंड बोल सकते हैं। पेंडेंट, पेंडेंट में भी आता है, स्पेक्टेकल्स चश्मों पे भी आता है, एंड रिंग्स, रिंग्स में भी वेरिएबल कंप्यूटर्स हो सकते हैं। वियरिंग सच डिवाइसेस enables constant interaction with the computing system. There is less need to turn the device on or off. Further, such devices are multitasking. आपके पास ऑप्शन है इन सब चीजों को वेरिएबल करना, कॉन्स्टेंटली आप इन्हें पहन सकते हो। यहाँ पे लेस नीडेड टू डिवाइस ऑन और ऑफ। आपको ऑन और ऑफ करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली चार्जेबल होते हैं, चार्ज करोगे तो चलेंगे, नहीं तो ऑफ हो जाएंगे। फर्दर सच डिवाइस आर मल्टीटास्किंग। ये सब डिवाइस मल्टीटास्किंग होते हैं, एक नहीं मोर देन वन टास्क कर सकते हैं। यू मे डू अदर रूटीन जॉब्स इन पैरेलल। आप बिकॉज दिस फिटबिट और दिस काइंड ऑफ मशीन डिवाइसेस, वेरिएबल डिवाइसेस कम इन अ वाटर प्रूफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे वाटर रेसिडेंट होती है, रेसिस्टेंसी होती है, कि पानी के अंदर भी आप अगर स्विमिंग भी कर लोगे इनको पहन के तो खराब नहीं होंगे। ये वाटर से इतनी प्रूफिंग इनको मिलती है। ऑफन सच डिवाइस इज कंसिडर्ड एन एक्सटेंशन ऑफ द यूजर माइंड एंड आवर बॉडी। जितना भी डिवाइस है ये यूजर माइंड और बॉडी का एक्सटेंशन होता है। वेरिएशन ऑफ वेरिएबल कंप्यूटर सच एज स्मॉल प्रोग्रामिंग चिप इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग एनिमल मूवमेंट्स। एनिमल्स के मूवमेंट को कवर करने के लिए सब ऐसे चिप्स लगाई जाती है। अ प्री प्रोग्राम लाइट वेट माइक्रो प्रोसेसर चिप इज स्टेपल्ड on animal body part like ear. Such a chip monitor movement of animal in given region. अगर किसी ऐसे रीजन आता है जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स है, तो क्या करते हैं उन लोग, एनिमल्स को शॉर्ट करके एक चिप या एक उनके बॉडी पे एक लगा देते हैं छोटा सा डिवाइस, जिससे वो ट्रैक कर सके कि एनिमल कहाँ पर है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सब तरह से। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। वेरी बिगनिंग देखा जाए तो हमने हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर देखा था। हिस्ट्री मतलब कंप्यूटर स्टार्ट कहाँ से हुआ था, व्हाट आर फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देन हमने इन्हें हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर के पार्ट में देखा। देन हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस जो हमारे डे टू डे लाइफ को इजी कर। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कर देते हैं।